सो लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था प्रेडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, क्वेश्चन नंबर जो है आई थिंक 3 करा दिया था। अब उसके बाद तो इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब भी कभी जैसे इसमें पूछा गया है कि एक जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, क्या उसको कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? या ये भी पूछा जा सकता है क्या जिंक सल्फेट सोल्यूशन को कॉपर के स्पैचुला से, स्पैचुला चम्मच को बोल देते हैं, तो स्पैचुला से हम मिक्स कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं। तो मेन बात है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, पहले तो वो पता होने चाहिए। तो हमारे पास रिएक्टेंट है जिंक सल्फेट और कॉपर। हमारे पास कॉपर एंड जिंक सल्फेट नहीं है, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट गिवन होगा एक तरह से। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट है Zn2+, तो मतलब जो भी आपका Zn2+ है वो रिएक्टेंट की साइड में आएगा, कॉपर इस साइड में आएगा। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो या ना हो वही तो हमने देखना है। जैसे उस दिन अनुराग कह रहा था कि ये तो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वही तो हमने देखना है और हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसके बाद हमने गिवन लिख लिया। गिवन हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, लेकिन हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है माइनस डाल के। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो जिंक सल्फेट है ये कॉपर के साथ अगर रिएक्ट करता है, हमें आयनिक इक्वेशन लिखनी है, हमें जो Zn2+ या कॉपर में जो चेंज आ रहा है वो लिखना है। तो ये कह रहे हैं मान लीजिए जिंक सल्फेट रिएक्ट करता हो। अब अभी हमें पक्का नहीं पता करता है या नहीं करता है, पर हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए रिएक्ट करता हो, तो प्रोबेबल रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन है जिंक 2+ के का और कॉपर के साथ। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन होता है तो जिंक 2+ किस में चेंज हो जाएगा, जिंक में, बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि जो कॉपर होगा इट विल चेंज टू कॉपर 2+ बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। मतलब कॉपर की जो है ऑक्सीडेशन होगी और जिंक की रिडक्शन होगी अगर रिएक्शन होता है। तो हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ई नॉट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट दिया हुआ है इलेक्ट्रोड्स का। तो हमने क्या किया, हमने सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी, उसके बाद ई नॉट निकाल लिया। ई नॉट में भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया है, चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन हो रही हो। तो इसको लिखने का तरीका भी मैंने बताया था, ई नॉट ऑफ Zn2+ टू जिंक एंड ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आया -0.42, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आ गया। अब मैंने एक लिख दिया कि इट इज नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं दूसरे पेज से कर रही हूँ। तो इसके ऊपर वाला देखिए, ई नॉट जो है वो नेगेटिव है, इसलिए सेल जो है वो काम पर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो हम कह देते कि ये सेल काम करता है, जिंक सल्फेट जो है वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम उसे स्टोर नहीं करेंगे। अब जैसे आपके घर में अचार है, अचार को अगर आप किसी मेटल के मर्दबान में डालें तो वो चांसेस है कि अचार खराब हो जाएगा और वो रिएक्ट हो जाएगा, पॉइजनस कंपाउंड बना लेगा। तो अचार को या तो प्लास्टिक में, या जो एक बन्नी सी होती है चाइना चाइना जो चीनी मिट्टी होती है उसकी बनी होती है उसमें करते हैं, या प्लास्टिक में स्टोर करते हैं, है ना। तो इसलिए करते हैं कि भाई वो रिएक्ट ना कर जाए कहीं। देन तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पे थे हम क्वेश्चन पे, तो आप इसको रीड कर लीजिए, इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। जिस बच्चे ने कल की लास्ट क्लास ना करी हो तो वो मैंने उनका रिकॉर्डिंग जो है मैंने डाल दी है उसमें, तो आप वो देख सकते हैं। Whether zinc and silver react with 1 molar H2SO4 to give hydrogen gas or not। हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि जिंक क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, या सिल्वर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, मतलब H+ जो है। अब हमें पहले तो गिवन लिख लेना है। गिवन क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ही। तो मैंने इसको लिख लिया।
क्योंकि अगर कभी ये आए ना कि ये जो पोटेंशियल दिया है ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, तो आप ये चेक कीजिए। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया, लेकिन अगर इन्होंने सिंपल रिडक्शन वर्ड नहीं भी लिखा होता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होता, इट मींस ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो इसका हमें पता है जिंक के ऊपर 2+ चार्ज होता है, तो Zn2+2 जिंक -0.76। कईयों की तो वैल्यू ही आपको बार बार आएगी ना, तो याद हो जाएगी वैसे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर में तो ज्यादातर एक ही पूछा जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई जिंक रिएक्ट करता है या नहीं। तो हम दोनों का अलग अलग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जिंक का करेंगे। हम कहेंगे कि मान लो जिंक रिएक्ट करता हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिएक्ट करता ही करता है, हम ये कह रहे हैं कि अगर जिंक रिएक्ट करता होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आप इसमें देख सकते हैं रिएक्टेंट आपके क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या, H+। आप इसको Zn2+ नहीं मान सकते हैं ये, क्योंकि ना शुरू में बता दिया आपके पास, अगर आपके पास रिएक्टेंट कौन है, जिंक है, Zn है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, H+ के साथ। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, अगर होता है तो जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट होगा, Zn2+ में, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और जो H+ है वो किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस में। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिंक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं। फिर हमने इसका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन कर दी, H+2H2, क्योंकि हमें मेन मकसद हमारा यही है कि E0 सेल निकालना है, वहां पे भी क्योंकि E0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे E0 सेल क्या आएगा, E0 कैथोड, H+2H2। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर आप 2 लिखना चाहते हैं लिख दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, चाहे आप ये कहें कि ये 2 है। बार बार बोल रही हूँ कि E0 के अंदर स्टीकियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं आता है, जो कैथोड माइनस एनोड करते हैं। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कभी 2 लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। मान लो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 2H+, लेकिन इसको भी मैं ऐसे लिख सकती थी, लेकिन आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा कुछ भी। अब कुछ बच्चे यही अटक जाएंगे कि अच्छा इसका तो दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। यहीं पे अटक जाएंगे कई बच्चे कि हमें मैडम ये तो दिया नहीं गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहे शी हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, चाहे नॉर्मल हो, दोनों का ही जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अब ये देखिए ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, इसका मतलब जो सेल है वो क्या करता है, काम करता है। तो मैंने वैल्यू निकालने के बाद नीचे लिख दिया कि भाई पॉजिटिव आई है, इससे मैंने कंक्लूड किया पॉजिटिव आई, सेल काम करता है। सेल काम करता है इट मींस जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये तो मैंने क्वेश्चन की बात रिपीट कर दी। इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुको, जो है अब हमें प्रूफ करना है सिल्वर का। तो हम यहाँ पे भी सेम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे मान लो सिल्वर रिएक्ट करता हो, तो रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारे रिएक्टेंट क्या है, Hg, Ag और H+। तो सिल्वर जो है वो Ag+ बना लेगा और जो H+ है वो H2 बनाएगा। फिर इस तरह से हमने क्या किया, बैलेंस कर दी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक ही है, तो हमने इसको 2 से इंटू कर दिया। ये इक्वेशन लिख ली हमने। फिर क्योंकि आसानी होती है तो हमने जो है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया। अब ये देखिए पुराने कंसेप्ट बार बार यूज हो रहे हैं, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे 2 नहीं लिख सकते। यहाँ 2 नहीं लिख सकते कि आप 2 इंटू कर दें, इसको 2 इंटू कर दें, नहीं। हाँ यहाँ पे आप 2H+/H2 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी और हमने देखा ये नेगेटिव आई है। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है कि ये सेल काम नहीं करता है। सिल्वर कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब जो सिल्वर है कभी भी उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी एज कंपेयर टू H+, ठीक है ना। तो ये कभी भी जो है सिल्वर रिएक्ट नहीं करता। और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का 0 है, इसका -80 है, सॉरी -0.80 है। तो जिसका कम होता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और जिसका ज्यादा होता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। यहाँ पे तो वैसे भी उल्टा बोला गया है।
अगर आप देखें सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी सिल्वर की हाँ ऑक्सीडेशन है और इसकी जो है रिडक्शन हो रही है। मैंने ना तो गलत बता दिया, सिल्वर का आता है 0.80 सॉरी, और इसका आता है 0। तो सिल्वर की हमेशा रिडक्शन होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो आप अपना आंसर इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि भाई दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए, एक का लिखिए और फिर दूसरे का लिखिए, आप कंपेयर करिए किसकी रिडक्शन होनी चाहिए, सिल्वर की होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा कभी भी, पर यह कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा ही जो एक क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ दिखा बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखिए इसे रीड करिए। क्वेश्चन 2 कैसे पूछा जा सकता है, पर दोनों का जो आंसर लिखने का तरीका होगा वो सेम होगा, बस एंड में लाइन चेंज हो जाएगी। कि कॉपर सल्फेट को क्या हम निकल के मेटल के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निकल के स्पेचुला से कॉपर सल्फेट को हिला सकते हैं, स्टिर कर सकते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे रिएक्टेंट देखते हैं, रिएक्टेंट आपका क्या, कॉपर सल्फेट प्लस निकल, मतलब Cu2 प्लस प्लस निकल, ये रिएक्टेंट है आपका। इससे क्या बनेगा, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बनने वाला है और निकल से निकल 2 प्लस बनने वाला है। तो रिएक्टेंट आपने ध्यान रखना है, प्रोबेबल इक्वेशन लिखनी है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप करेंगे। और अगर जब आप पहला करेंगे तो आप ये देखेंगे ई नॉट जो है वो आएगा नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि हाँ हम जो है ये सेल काम नहीं करता, कॉपर सल्फेट रिएक्ट नहीं करता निकल के साथ, इसलिए हम इसे वेसल में स्टोर कर सकते हैं, वेसल में स्टोर कर सकते हैं। और इसमें आ जाएगा एंड में वी कैन स्टिर, नहीं इसमें नो आएगा, मतलब ई नॉट आने वाला है पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, मैंने निकाल के देखा था। हाँ पॉजिटिव आएगा और ये जो सेल है ये काम करेगा, इसका मतलब हम इसको स्टिर नहीं कर सकते, तो आंसर नो है, या इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा इसको करके। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले तो आप पढ़ लीजिए, ये मैंने आगे भी किया हुआ है, इसको मैं आगे से दिखा देती हूँ आपको, यहाँ नहीं है सॉरी। आप क्वेश्चन जो 4 है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए पहले। एक चीज और है यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास 2 बीकर है, एक बीकर ए है और एक हमारा बीकर है बी। एक में हमने कॉपर वायर को, हमारे रिएक्टेंट क्या है, कॉपर वायर को AgNO3 में डिप किया है, तो हमारे रिएक्टेंट होगा कॉपर एंड Ag+। और दूसरे बीकर में हमने सिल्वर वायर को, सिल्वर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है, तो दोनों में रिएक्टेंट देखिएगा। अब ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे इधर ऐसे दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे इन्होंने ऐसा ना दिया होता, ये दिया होता, और इन्होंने ये बोला है, ये क्वेश्चन सेम है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस इज +0.34। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इक्वेशन देखिए, आपने इक्वेशन नहीं देखनी, ये लैंग्वेज देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड की चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड या स्टैंडर्ड लिखा है, इसका मतलब वो क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप इक्वेशन पे मत जाइए, हाँ अगर वो ये कह देते द पोटेंशियल रिलेटेड टू द इक्वेशन, तब हो जाता कि भाई ये ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है तब, लेकिन इन्होंने यहाँ बोला है रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मींस चाहे वो ऐसे लिख देते जैसे गिवन है, या फिर ऐसे लिख देते, कॉपर की ऑक्सीडेशन होते दिखाते, चाहे कुछ भी दिखाते, पर उन्होंने मेंशन किया है ना ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मींस ये रिडक्शन वाला ही दिया हुआ है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आगे बोला है किस आयन में, किस बीकर में आयंस रिड्यूस होंगे। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन किस तरह का है, अभी मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को जो मैंने किया है, मैं जो गिवन था, गिवन से आपको समझ में आएगा। ये देखिए गिवन है ये, अब खुद सोचो किस बीकर में रिएक्शन होगा। देखिए या तो कॉपर रिप्लेस करेगा Ag+ को, या Ag करेगा। वैसे तो आपको पता ही है कि ये वाला बीकर में रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है कॉपर से, तो वो कॉपर की जगह नहीं ले सकता, वो तो हमें वैसे ही पता लग गया।
मतलब है तो सेम ही है ना, एक में कॉपर 2+ है तो एक रिएक्शन होगा एक नहीं होगा, तो जहां रिएक्शन होगा वहीं तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे देखो हमने पता तो लग ही गया, हमें वैसे नॉर्मली हमें रिएक्टिविटी का पता है कि Ag जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी, हमें पता है आंसर बी आने वाला है। पर यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 2 बीकर ले लेंगे, तो यहाँ पे आप इसके बीच में प्रोबेबल रिएक्शन लिखेंगे, इनके बीच में प्रोबेबल रिएक्शन लिखेंगे, दोनों का E0 सेल निकालेंगे, एक का पॉजिटिव आएगा, इसका आ जाएगा पॉजिटिव और इसका आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये जो सेल है ये काम नहीं करता है, तो रिडक्शन आपकी कहां होगी, बीकर ए में मैम। बीकर ए में। बीकर ए में। तो हाँ, तो वो जो है आपने प्रूफ करना है, मैं आपको बता रही हूँ, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के नीचे आंसर भी लिखा होगा। देखिए, इन बीकर ए Ag प्लस आयन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ये सारे अलग अलग ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है, जब उसमें हम जिंक डालते हैं, कॉपर सल्फेट में ये ब्लू कलर का होता है, हम जिंक डालते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है ये खत्म हो जाता है। और आपको पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जब आप छोटी क्लास में थे आप क्या कहते थे, ये आपने 10th में किया था, आपने ये कहा था बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इसलिए जो, और ये जो होता है जिंक सल्फेट, ये आपको पता है व्हाइट कलर का होता है। ये व्हाइट कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अच्छा, अब आप ये लिखते थे, अब इसमें क्या करेंगे, कोई बच्चा वही लिख देगा, नहीं सही नहीं माना जाएगा। ये देखिए E0 दिया हुआ है, तो आप पहले इनके बीच का रिएक्शन लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन जिंक, और फिर उसको पॉजिटिव बताएंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई सेल काम करता है, इस वजह से कॉपर जो जिंक है इट विल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 वाला भी आपने कर लेना है। समझ आ गया, इसमें आपने E0 सेल को पॉजिटिव प्रूफ करना है। कौन है, ऑक्सीडेशन है ना, ये Zn वाला ऑक्सीडेशन का हाँ हाँ, ये ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है, तो इसे माइनस में इनटू करेंगे। ठीक है ना, तो वही चीज जब E0 दिया हो तो सबके पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि रिडक्शन चाहिए, ऑक्सीडेशन तो नहीं दिया। अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो पहले ही गिवन में ही आप रिडक्शन ही लिखिए, नहीं तो क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है और अब वहां का दूसरा सिर्फ साइन की वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन 6 देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़िए, कर लीजिएगा भाई ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कोई बच्चा ऑक्सीडेशन, इनमें से मैम ये दोनों रिडक्शन है। रिडक्शन है, रिडक्शन है मतलब दोनों reduction है। हाँ दोनों रिडक्शन है। चार्ज चलो कम हो रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो पहले, ऊपर वाली लाइन ये है क्वेश्चन। नॉर्मली आपको कहती है Fe3+ और I- के बीच का रिएक्शन लिख दो तो आप लिख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, कहते हैं कि बताइए प्रिडिक्ट द रिएक्शन, रिएक्शन बताइए Fe3+ और I- के बीच में क्या रिएक्शन होगा इफ एनी। अब ये बोल रहे हैं कि अगर होता हो, तो मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये रिएक्शन होता है या नहीं होता है। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, E0 निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, Fe3+ एंड I-। अब आप कहेंगे प्रोडक्ट कौन से हैं, तो ये देखो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। Fe3+ से क्या बनता है, Fe2+, और I- से क्या बनेगा, ये देखो क्या लिखा है, I2। I2। तो आप जो है इनका, ये मैंने इधर पीछे किया हुआ है शायद, हम कहेंगे प्रोबेबल रिएक्शन, मान लीजिए प्रोबेबल रिएक्शन, तो Fe3+ जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब रिडक्शन होगी, ये कैथोड है बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है। बैलेंस कर दो, 2I मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे को 2 से इंटू कर देंगे, तो आपका ये इक्वेशन आ गई। पर हमें ये भी तो बताना है कि रिएक्शन, ये रिएक्शन तो हमें तब लिखना था जब रिएक्शन होता हो, उन्होंने कहा ना इफ एनी,
प्रिडिक्ट करना है तो नीचे हमने क्या किया भाई, उसका सेल बना दिया और उसका ई नॉट सेल निकाल लिया। पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये जो है वर्केबल है और Fe3+ जो है I- के साथ रिएक्ट करता है। इसको देख लीजिए, इसको घर पे करना है। समझ आ गया ये? इसको आप, मैंने लिखा हुआ है, आप इसको घर पे अच्छे से करिएगा। अच्छा, इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2I-, लेकिन इसके आगे 2 मत लगाइएगा गलती से, आगे कुछ नहीं होता है। समझ आ गया? Yes, ma'am. चलिए, अब मैं लास्ट तक हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यही पढ़ा हमने। Yes, ma'am. और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। कैसे? Yes, ma'am. ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये जो मैंने सर्कल लगाए, यहां तक किसी को दिक्कत कि भाई ये कैसे बोल रहे हो आप? स्टैंडर्ड, मैं कह रही हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट निकाल सकते हैं और ई नॉट की मदद से ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाला जा सकता है। ठीक है? Yes, ma'am. अब आप मान लीजिए ये कह रहे हैं आप निकालना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं। ये देखिए, ये ई नॉट है, तो ये कह रहे हैं कि आप इस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। तो कई बार ना बच्चे लिखते रहते हैं नर्न्स इक्वेशन, लेकिन वो समझ ही नहीं आता भाई ये क्यों इक्वेशन लिखी है। तो वो हम इसलिए लिखते हैं, अगर मैं ई नॉट से ई निकालना चाहती हूँ तो निकाल सकती हूँ नर्न्स इक्वेशन। इसी तरह से ई नॉट सेल की मदद से मैं ई सेल भी निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। अब ये नर्न्स इक्वेशन होती क्या है उसको देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड की, पहले हम इसकी बात करेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड की, उसके बाद हम बात करेंगे सेल की। अब सेल क्या होता है? जिसमें कैथोड भी हो और जिसमें एनोड भी हो। सेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रोड होती हैं? 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। ये मैं इंडिविजुअली बात कर रही हूं, ये सेल की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की। मान लीजिए ई नॉट दिया हो, उससे निकालना हो, तो ये कह रहे हैं पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको पता है हमें चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो चाहे किसी की रिडक्शन हो, हम दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं मान लीजिए ये वाली इलेक्ट्रोड है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉपर 2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 2, ताकि वो न्यूट्रल बन जाए। तो ये वो इलेक्ट्रॉन बताते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं दोबारा सुनिएगा, मैं सेल की बात नहीं कर रही हूं, सेल में तो बैलेंसिंग भी होती है, नहीं, मैं नॉर्मल सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ, सेल में अलग होता है। तो इसके अंदर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ये लॉस यहां गेन कर रहा है, सिंगल इलेक्ट्रोड। तो ये कह रहे हैं आप E लिख सकते हैं ई नॉट माइनस RT NF ln रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये देखिए ये प्रोडक्ट है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिख रही हूं तो रिडक्शन वाली इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग लिखूंगी, डिवाइड बाय Mn+ ऑक्सीडाइज स्पीशीज। ये नीचे ऑक्सीडाइज स्पीशीज लिखी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड चीज होती है ना, ये आपने 11th में पढ़ा था कि जो सॉलिड है, क्योंकि रिएक्शन तो जो भी आपका एक्वस मीडियम में होना है, सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। और R की जो वैल्यू होती है, R इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और ये जो F है, यहाँ पे जो आपको F दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है 9, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96487, लेकिन हम 96500 भी लेके चलते हैं।
और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए। तो इस हिसाब से और यहाँ पे हमारा क्या है, एलएन लिखा हुआ है, एलएन। एलएन को अगर आप लॉग में चेंज log करते base हैं, E. लॉग 2.303 लॉग ऐसे होता है। तो अब इन्होंने कहा है कि आप चेंज कर दीजिए, ये जो मैंने ऊपर एम लिखा था, सॉलिड चीज लिखी थी, इसकी कंसंट्रेशन मैंने कर दी 1, और ये जो लॉग है वो एलएन था, उसको लॉग कर दिया तो 2.303 से इनटू हो गया। तो ये आ गया E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT NF log 1 बाय MN प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ MN प्लस। लेकिन ये कह रहे हैं, जो आप अभी देखेंगे, अगर टेम्परेचर T 298, यहाँ पे मैंने इधर है बीच में एक पेज फालतू लिख दिया, वो बात की बात है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर 298 केल्विन, और हमारे जितने भी इक्वेशन होंगे ना, जितने भी आपको 12th में क्वेश्चन मिलेंगे, 298 केल्विन ही मिलेगा, या टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा, आप 298 लेके चले। तो आपको पता है यहाँ पे क्या चीज आई थी, 2.303 RT बाय NF। तो ये कह रहे हैं अगर आप 2.30 को R से मल्टीप्लाई कर दें, टेम्परेचर 28 केल्विन कर दें, डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आती है 091 बाय N। इस इक्वेशन को याद रखिए, वो तो मैंने डेरिवेशन वैसे बता दी, नहीं ये वाली इक्वेशन याद रखनी है कि अगर आपको किसी रॉड का E नॉट दिया है और आपको किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे E निकालना है, क्योंकि E नॉट तो 1 कंसंट्रेशन पे है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा ये जो पीछे पेज था, ये इसके बाद आना था, ये मैंने पहले ही ये लिख दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको आप अरेंज कर लेंगे। अब आता है सेल की बात करें, सेल की बात करें। अब ये जो सेल है, मान लीजिए ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, और गेन एंड गेन नहीं। मान लो 2 कॉपर ने लॉस किए, 2 मतलब 2 जो है सिल्वर ने गेन किए, तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, इसको 2 + 2 कह देंगे 4। नहीं नहीं, मैं ये कह आइदर लॉस और गेन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बैलेंस इक्वेशन में, तो आंसर क्या आएगा 2। जैसे आप ये देख सकते हैं, कॉपर 2 Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस 2 Ag। तो या तो लॉस देख लीजिए या गेन देख लीजिए बैलेंस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लॉस कर रहा है, तो आंसर N का क्या होगा 2। ऐसे ही सिल्वर 2 गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिल्वर है ना, 1 सिल्वर, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में 2 सिल्वर है, तो यहाँ पे N काउंट करेंगे, तो या तो लॉस देख लीजिए या टोटल गेन देख लीजिए। ये ना करिए 2 + 2 मत कर दीजिए गलती से, तो N इलेक्ट्रॉन वो होते हैं। अब ये कह रहे हैं इसको कैसे निकालेंगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। और E नॉट सेल कैसे निकलता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, RT बाय NF ln ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। तो इसको लॉग को मैंने LOG में कन्वर्ट कर लिया, और टेम्परेचर मैंने 298 मेरा आ गया, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.05 N लॉग C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। और अगर जब आप पेपर में लिखेंगे, मान लो कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे ये दी हुई है, एक मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, N की वैल्यू निकालने के लिए ना हाफ इक्वेशन लिख ली है दोनों की। आप यहां से भी लिख सकते थे, किसी एक को देख लीजिए, 2 प्लस से 0 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए N की वैल्यू क्या है 2। तो ये मैंने आपको शुरू में लिख के दिखाया, तो जो इक्वेशन ये मैंने लिखी है उसके हिसाब से क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। लेकिन जो सॉलिड होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सॉलिड की जगह पे, तो अगर आप इसको देखेंगे, इसीलिए सॉलिड नहीं लिखना कभी भी। तो यहाँ पे मैंने ये असली इक्वेशन आएगी,
जिंक 2+ ऊपर जो प्रोडक्ट में बना है डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और N की वैल्यू क्या है 2 है। अब आप मुझे इसका लिख के बता दीजिए इक्वेशन। लिखिए जल्दी से इस वाले की इक्वेशन। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सॉलिड सॉलिड को पहले ही आप 1 लेके चलिए, उसको मिस कर दीजिए। आपको फिर आप टेस्ट ये करिए, ये आंसर है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही लिखना है। यही आया आप लोगों का। देखिए अगर Yes, आप ma'am. इक्वेशन देखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग, यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में सिर्फ निकल 2+ है, डिवाइड बाय एजी प्लस पावर 2। अच्छा एक चीज और, कभी भी मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन लिखते हैं, आप ये कंफर्म करना चाहें कि जो आपने इक्वेशन लिखी है वो सही लिखी है या नहीं लिखी है, ऊपर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे के पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए निकल 2+ है, सिल्वर के ऊपर A+ चार्ज है लेकिन उसके पावर क्या है 2, तो टोटल चार्ज कितना है 2+। ये समझ आया सब बच्चों को कि टोटल क्या होगा, हमेशा चार्ज बराबर होगा। तो ये वैसे ही ट्रिक बता रही हूं कि अगर आपने मान लो कई बच्चे ये 2 लिखना भूल जाएं, तो उसका आप चेक करेंगे, ये भाई ये 2+ है, नीचे तो 1 ही है, इसका मतलब नीचे फिर इक्वेशन को देखिए भाई 2 आएगा नीचे, और n क्या है हमारा 2। ठीक है। यस मैम। अब यस मैम। अभी न्यूमेरिकल तो हम अगली बार करेंगे इससे रिलेटेड, वैसे आपको दिए होंगे वहां पे आप देखेंगे नल्स इक्वेशन, पर अभी मैं सारी चीजें बता रही हूँ। ऐसे ही कह रहे हैं ई सेल और डेल्टा जी का रिलेशन, जो डेल्टा जी होता है इट इज इक्वल टू -NF ई सेल, और आपको पता है F क्या होता है 96500, आपको बता दिया था। और अगर आप डेल्टा जी नॉट निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको ई नॉट सेल पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर डेल्टा जी नॉट हो तो ई नॉट सेल। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि पेपर में अगर आता है ना मैक्सिमम वर्क डन निकालो, तो W मैक्स जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, दैट इज NF ई सेल। तो ये आप इसको थोड़ा सा याद ही करना है, ये जो बॉक्स में लिखे हैं ना इन्हीं को याद करना है, ये वाला और ये वाला, बस। ये तो वैसे बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पूछ लेंगे तो। एक और फॉर्मूला आप याद करिएगा, डेल्टा जी नॉट, एक मिनट मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया शायद, हाँ नीचे ये चीज मिस कर दी। ये कह रहे हैं कि अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो नर्न्स इक्वेशन से, स्पेलिंग गलत है नर्न्स इक्वेशन के,